अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही मुश्किल चीज़ को पढ़ लिया है। अब हमारे पास आसान सी चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, आपको पता है ऑटो इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है। ऑटो इम्यूनिटी का यही मतलब होता है कि बॉडी के अंदर कोई ऐसी इटियोलॉजी चल पड़ी कि बॉडी ने ऐसी एंटीबॉडीज़ बना दी जो बॉडी के अपनी ही प्रोटीन्स और अपनी ही सरफेस एंटीजन्स को जाकर अटैक करती हैं। अब ना सिर्फ ये चीज़ घुटनों में, जोड़ों में, बाकी जगहों पे होती है, ये लिवर में भी ऐसा चल सकता है कि कोई एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और वो एंटीबॉडीज़ जाके हमारे लिवर को डैमेज करेंगी। ठीक है, सो वो कह रहा है कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस से मुराद एक ऐसा लिवर डिजीज़ है, ज़ाहिर लिवर जाके डैमेज हो रहा होता है, जिसकी इटियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो अननोन इटियोलॉजी है। हमें नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बस हमारे इम्यून सिस्टम ने अटैक करना शुरू कर दिया है आपकी बॉडी के अंदर जो लिवर है उसके भी सेल्स को। ठीक है, सो वो कह रहा है कि ज़्यादातर हमें इटियोलॉजी हमें नहीं पता, लेकिन ये एसोसिएटेड होती है कंडीशन बहुत सारे दूसरे बॉडी के अंदर पड़े ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ। किन डिजीज़ के साथ उनको भी अभी डिस्कस करेंगे। और इसकी वजह से वो कह रहा है कि फिर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेज्ड होते हैं। सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा रेज्ड होते हैं और इसी तरह एंटीबॉडीज़ भी रेज्ड होती हैं सीरम में, जो कि लिवर को जाकर अटैक करती हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की ना आपने याद रखना है कि 3 टाइप्स हो सकती है। इसका मोस्टली सिनेरियो बड़ा रेयर ही है, लेकिन अगर देंगे तो आपको खुद ही बता देंगे कि एक पेशेंट था, उसको जॉन्डिस था, फीवर था, हेपेटोमेगैली थी, और अपॉन एग्जामिनेशन या अपॉन डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन उसके एलएफटीज तो डिरेंज थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीरोलॉजिकल मार्कर सारे के सारे नेगेटिव थे। इसका मतलब है वो कह रहा है हेपेटाइटिस तो है लेकिन वायरल नहीं है। ठीक है, और फिर वो बता देगा कि उसकी ऑटो इम्यून प्रोफाइल कराई गई तो एंटी स्मूथ मस्कुलर एंटीबॉडी या न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गई, या फिर वो ये भी बता सकता है कि ये पेशेंट ऑलरेडी हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, या इसको कॉम्स डिजीज़ है, या सीलियाक डिजीज़ है, या पर्निशियस एनीमिया है, यानी किसी एक ऑटो इम्यूनिटी इंटाइटी का जिक्र कर देगा तो फिर आपने समझ आना है कि ये कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की बात है। ठीक है, सो बेटे आपने याद रखना है कि जो टाइप 1 ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है ना, ये एसोसिएटेड होता है HLA-DR3, ठीक है, और DR4 जो इटियोलॉजीज़ हैं उनके साथ, यानी ये वाली जीन्स जो बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ करती हैं उसी के साथ ये भी एसोसिएटेड होगा। अब वो ये किन ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, तो नंबर 1 बेटे पर्निशियस एनीमिया, जिसमें आपको बताया एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो पैराइटल सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिनसे इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता तो B12 एब्जॉर्ब नहीं होता, और वो एब्जॉर्ब नहीं होता तो इसको हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। उसके बाद जो थायराइडाइटिस है, थायराइड की भी चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हाइपो हो, हमें पता है कोई ना कोई ऑटो इम्यून एटियोलॉजी हो सकती है। इसी तरह थर्ड जो है वो हमारे पास सीलियाक डिजीज़ के साथ ही एसोसिएटेड हो सकता है, या फिर हमारे पास जो कोम्स हीमोलिटिक अनीमिया है, कोम्स पॉजिटिव हीमोलिटिक अनीमिया के साथ एसोसिएशन इसकी हो सकती है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपने याद रखना है, एक तो ये गर्ल्स में होता है और वो भी बहुत ज़्यादा यंग गर्ल्स या यंग वुमेंस में। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि इसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और जो एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी होती है, एना और आस्मा, ठीक है, ये दोनों की दोनों पॉजिटिव होती हैं। इसको हम कहते हैं टाइप 1 ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। जो टाइप 2 है वो ज़्यादातर आपने याद रखना है, ये यंग्स को होता है ना, तो टाइप 2 ज़्यादातर चिल्ड्रंस को होता है, तकरीबन 2 से 14 साल की एज के बीच में होता है। और इसमें इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है एंटी लिवर किडनी एंटीबॉडी जो है वो पॉजिटिव होती है। बाकी जो हमने ऊपर एना और एस्मा की बात की है ना, यानी एंटी न्यूक्लियर और एंटी स्मूथ मस्कुलर एंटीबॉडी, ये दोनों नेगेटिव होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव कौन सी होती है, एक एंटी लिवर किडनी माइक्रोजोमल एंटीबॉडी। ठीक है, एंटी लिवर किडनी माइक्रोजोमल एंटीबॉडी, और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। और जो हमारे पास टाइप 3 है ना, टाइप 3 के अंदर वो कहता है कि ये थोड़ा यूनिक सा होता है। इसमें ओवरऑल अगर हम बात करेंगे सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन की तो वो एलिवेटेड होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एंटी सॉल्युबल लिवर एंटीजन की, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एंटी SLA कहते हैं, एंटी सॉल्युबल लिवर एंटीजन, तो ये पॉजिटिव होता है, जबकि बाकी हमारे पास एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी या स्मूथ मसल एंटीबॉडी वो नेगेटिव होती हैं। सो ये टाइप्स आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, शायद किसी MCQ में जिक्र कर लें, लेकिन बड़ा रेयर है। अब मैनेजमेंट की जहाँ तक बात आती है, इन्वेस्टिगेशन में अगर उन्होंने खुद ही बता दिया है कि सीरोलॉजिकल मार्कर्स तो नेगेटिव आ गए हैं और लिवर प्रोफाइल डिरेंज है, तो मज़ीद क्या इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, तो मज़ीद ये यही बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है। सो ऑटो इम्यूनिटी के लिए हम उसकी जो इम्यून प्रोफाइल है वो करा लेंगे, और इम्यून प्रोफाइल के अंदर आप ये सारी लिख देंगे, या हम उसकी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी स्मूथ मस्कुलर एंटीबॉडी, उसके बाद हम उसकी एक्यूट लिवर किडनी माइक्रोजोमल एंटीबॉडी, या फिर हमने एक और नई अभी देखी है जिसको हम कहते हैं एंटी सॉल्युबल लिवर
लिवर एंटीजन, ठीक है, तो ये करा लेंगे। सो इम्यून प्रोफाइल जो है वो बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद कहता है कि लास्टली अगर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है और उसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट करना है या उसको मैनेज करना है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से, वो कह रहा है इसका ट्रीटमेंट आपने इंडिकेशंस याद रखनी है कि कब करना है। तो ऑटो इम्यून का क्या ही हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो एक इम्यून एंटाइटी है। नंबर 1 ये कि अगर तो उसके जो LFTs हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल से या तो LFTs 10 टाइम्स ज़्यादा हैं, ठीक है, या वो कह रहा है कि LFTs जो हैं वो नॉर्मल से 5 टाइम्स ज़्यादा हैं और साथ में प्लस ये वाला भी कोई फैक्टर मौजूद है, यानी उसकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द अपर लिमिट है। और लिवर की बायोप्सी ने हमें सजेस्ट कर दिया है कि ब्रिजिंग हो रही है या मल्टी SNR नेक्रोसिस है या बायोप्सी जो है वो इंडिकेटिव है, फिर हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। बट ये ट्रीटमेंट इसका बहुत ही आसान सा है। अगर पेशेंट एक्यूट एक्सेसबरेशन के साथ आ रहा है तो इम्यून रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स ही, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में भी हम पेशेंट को क्या देंगे, प्रेडनिसोलोन, क्या देंगे, प्रेडनिसोलोन देंगे, विच कितनी प्रेडनिसोलोन देंगे, 40 mg देते हैं पर डे पर ओरली, ठीक है। और देन वो कह रहे हैं कि हम इसको टाइट्रेट करते जाते हैं और उसके बाद ये एक्यूटली देनी होती है। नंबर 2 फिर हम मेंटेनेंस डोज देते हैं। मेंटेनेंस डोज में हम प्रेडनिसोलोन के लेवल्स को थोड़ा कम कर लेते हैं, 5 to 10 mg कर लेते हैं, प्लस उसके अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट एजोथायोप्राइन जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। वो कितनी करते हैं, 1 से 1.5 mg पर kg पर डे के हिसाब से। एजोथायोप्राइन मोनोथेरेपी के तौर पर भी दे सकते हैं, लेकिन 50% सिम्टोमेटिक पेशेंट जो है उनकी डेथ हो जाती है विदिन 5 years। सो अल्टीमेटली आप लिवर ट्रांसप्लांट भी कर ही सकते हो, लेकिन उसमें भी जो चांसेस हैं वो बड़े कम होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। यानी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में सारे हेपेटाइटिस वाले फीचर्स देके सीरोलॉजी को नेगेटिव करके कंफ्यूज कर सकता है। सो आपने ऑटो इम्यून एंटाइटी को ज़रूर रूल आउट करना है। और अगर वो यहाँ पे कोई भी साथ में ऑटो इम्यून सीलियक को मैंशन कर देता है, कोम्स को मैंशन कर देता है, थायराइडाइटिस को कर देता है, पर्निशियस एनीमिया को कर देता है, तो भी आपने जहन में रखना है। और आपने इन्वेस्टिगेशन में ये मार्कर कराने हैं और ट्रीटमेंट आपने तब करना है जब उसके LFTs 10 टाइम्स ज़्यादा या 5 टाइम्स ज़्यादा हैं और साथ में IgG 2 टाइम्स ज़्यादा और बायोप्सी ने इंडिकेट कर दिया कि नेक्रोसिस है या बायोप्सी कहती है कि कोई ब्रिजिंग हुई हुई है, ठीक है। सो ट्रीटमेंट में आप क्या देते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या देते हो, प्रेडनिसोलोन एक्यूट केसेस में, और मेंटेनेंस में प्रेडनिसोलोन को थोड़ा कम करके एजोथायोप्रिन ऐड कर देते हो। सो ये एक आसान सी बात हो गई ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की। अब बेटे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं लिवर एब्सेस, ठीक है। सो लिवर एब्सेस मैंने आपको सर्जरी में बड़ी अच्छी करके पढ़ाई हुई है, वही लेक्चर में यहाँ पर भी ऐड करूँगी ताकि आपने अगर सुनना हो तो आप यहाँ पर उसको भी सुन लें। यानी इन्फेक्शन हुआ और फिर लिवर के अंदर एब्सेस बन गई और वो बड़ी टेंडर हेपेटोमेगैली कॉज करती है। और आपसे वाइवा के दौरान पूछा जाता है टेंडर हेपेटोमेगैली के कॉजेस बताएं, तो उसमें एक कॉज लिवर एब्सेस भी है, ठीक है। इसमें कोई कंसर्न कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।